नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा था, लिहाजा कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है और इस मामले में सीबीआई की कोर्ट ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा भी सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से इन मामलों में आधी सजा पूरी करने और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है। लालू के वकील का दावा है कि लालू प्रसाद 44 महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं, लिहाजा 5 फरवरी फाइनल फैसले की उम्मीद है। 5 फरवरी को फाइनल फैसला आ सकता है। फाइनल ये कह रहे हैं लालू के वकील, और फैसले के दिन लालू का कोर्ट में मौजूद रहना भी जरूरी नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के मामले में देखिए, दुमका कोर्ट से जुड़ा, दुमका ट्रेजरी से जुड़ा मामला है जिस पर अब सुनवाई टल गई है। 5 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। वकील प्रभात कुमार जी, उनसे हम सीधे जानते हैं कि सर आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ। आज सीबीआई की तरफ से समय याचना दी गई, तो बोले कि हमको ने जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट 25 तारीख को फाइल की थी उसकी कॉपी उनके ऑफिस में 26 तारीख को मिला है और सीबीआई को उन्होंने एक कॉपी भेज दी है। उनको इंस्ट्रक्शन नहीं आया था, इसी वजह से आज टाइम लिया गया। हम लोग ने उसको अपोज किया तो कोर्ट ने 1 हफ्ता के लिए उसको एडजॉर्न कर दिया है। इससे पहले आप लोगों ने जो सीबीआई की जो विशेष अदालत की जो फैसले थे दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है उसकी कॉपी भी लगाई है, क्या कहा? हाँ जी, हमने जो पिछले बार जो बहस हुई थी दिसंबर माह में, तो उसमें वो डिस्प्यूट कर रहे थे कि इस अवधि में इन्होंने जेल में नहीं रहा था। तो हमने ट्रायल कोर्ट का जब भी जेल गए हैं और कब निकले हैं उस तारीख का सर्टिफाइड कॉपी निकाल के इस सप्लीमेंट्री एफिडेविट में लगा दिया है, जिससे कि किसी तरह का माननीय न्यायालय को शंका रहे। आप लोगों ने ग्राउंड क्या बनाया है? हाफ सेंटेंस। तो क्या पूरा हो गया है? हाफ सेंटेंस हो गया है। 44 महीना 42 महीना चाहिए था, पर ऑर्डर सीट निकालने के बाद जो कैलकुलेट किए हैं 44 मंथ्स हो गया है, तो इसलिए वो हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं इस केस में। तो ये 5 फरवरी को जो सुनवाई होगी, तो इससे पहले सीबीआई को क्या डायरेक्शन दिया गया है कोर्ट के द्वारा? सीबीआई को कोर्ट कहा कि अगर आपको कोई भी इस काउंटर का रिप्लाई देना है तो बाई दैट टाइम आप फाइल कर दीजिए, उसकी एक कॉपी हम लोग को सर्व कर देने के लिए, और उसके बाद सुनवाई होगी। यदि बेल मिल जाता है तो क्या लालू प्रसाद को बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा क्या? जी हाँ, उसके बाद अभी कोई केस नहीं है उन पर। इसमें अगर बेल मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो क्या वो दिल्ली से उनको, चूँकि एम्स में अभी इलाजरत हैं, तो उनको यहाँ आना पड़ेगा या दिल्ली से ही वो मूव कर सकते हैं वहाँ पर बेल बाउंड फर्निश करके? नहीं, उनको मैंने यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से केवल बेल बाउंड या कोई कंडीशन अगर कोर्ट अंडरटेकिंग मांगेगा तो वहाँ से हम लोग मंगा के और यहाँ लोअर कोर्ट में जो है बेल बाउंड सबमिट करेंगे। रिलीज़ ऑर्डर जाएगा तो यहाँ के जेल के पदाधिकारी जो हैं उस रिलीज़ ऑर्डर को दिल्ली में जहाँ पर उनको रखा गया है एम्स में, वहाँ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। बहरहाल ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी हुआ है और इस मामले में सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल की जाएगी झारखंड हाई कोर्ट में, और उसके बाद 5 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। थोड़ा सा इंतजार जरूर लालू प्रसाद को करनी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद के वकील पूरे आश्वस्त हैं कि 5 फरवरी को जो सुनवाई होगी तो उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी और जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, लालू के वकील कह रहे हैं कि 5 तारीख जो यानी 5 फरवरी की तारीख जो है वो फाइनल डेट होगी, जो ऐलान होगा जमानत मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। उम्मीद क्या ज्यादा है जमानत को लेकर? भुवन तक आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क करने की। तो लालू से जुड़े मामले में आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, लेकिन आज जिस मामले में सुनवाई होनी थी ये दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला था और इस मामले में लालू प्रसाद जो आधी सजा पूरी कर चुके हैं और इस वक्त वो दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि आज सुनवाई टाल दी गई है। सीबीआई ने वक्त मांगा था और कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त सीबीआई को दिया है।
अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। हालांकि लालू के वकील ये कह रहे हैं कि 5 फरवरी को इस मामले में फाइनल फैसला आ सकता है। जो तर्क लालू प्रसाद के वकील की तरफ से दिया गया, आधी सजा पूरी होने की बात कही जा रही कि 42 महीनों का वक्त था, लेकिन 44 महीने हो गए हैं। और उसके अलावा मेडिकल ग्राउंड भी है। लालू प्रसाद बेहद बीमार है, 16 से भी ज्यादा बीमारियां उनको हैं और फिलहाल अभी एम्स में इलाजरत भी। हालांकि 5 तारीख जो बताई गई 5 फरवरी की तारीख, उस दिन लालू प्रसाद को हाजिर होने की जरूरत नहीं है, वहीं से सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और फाइनल फैसला उस दिन आ सकता है। तो लालू के लिए आज का दिन बेहद अहम था और अब ये दिन जो है 5 फरवरी का अहम हो जाएगा जब इस मामले में सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में यह सुनवाई है और 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा मिली है और दूसरी सजा पहली पूरी होने के बाद चलेगी। इधर विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य शहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दोनों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। शहनवाज हुसैन ने उर्दू में अपना शपथ पत्र पढ़ा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण से आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार के विकास का रोड मैप रखा और कहा कि भारत की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकालकर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। और बेगूसराय से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। घायल युवक का नाम मंजेश यादव बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर है। उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डंडारी थाना के कटरमाला की यह घटना है, जहां एक मंजेश यादव नाम के युवक को गोली मार दी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी, उसकी हालत गंभीर है। उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डंडारी थाना के कटरमाला की एक घटना है। गोपालगंज में एक ज्वेलरी दुकानदार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मांझागढ़ बाजार को बंद करा दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस अपराधियों पर नरम रुख अपना रही है और यही वजह है कि एक हफ्ते में 2 लोगों को गोली मारी गई है। कल देर शाम बेखौफ अपराधियों ने मांझागढ़ के व्यवसायी लक्ष्मण सोनी को गोली मार दी। घटना तब की है जब लक्ष्मण सोनी अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हम व्यवसायी समाज के लोग भयभीत और संसित हैं। उस स्थिति में लोकतंत्र का मार्ग जो है चुनेंगे और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोगों के साथ जो आश्वासन मिला वो सकारात्मक आश्वासन प्रशासन की तरफ से था। सप्ताह में 2 घटना जो हुई है, एक सप्ताह के अंदर 2 घटना गोली चलने वाली जो हुई है, इससे मांझा के सभी व्यवसायी कहीं ना कहीं उनके दिल में दहशत और डर हो गया है। यही कारण है कि आज स्वेच्छा से मांझा के जितने व्यवसायी हैं स्वेच्छा से अपना अपना दुकान बंद किए हुए हैं। कोई दल या कोई लोग कहने नहीं गए हैं कि आप दुकान बंद कीजिए, सब लोग स्वेच्छा से अपना दुकान बंद किए हुए हैं। सुपौल के किशनपुर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अखिलेश कुमार की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के सभी डॉक्टरों ने कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। दरअसल आउटसोर्सिंग के काम में जुटे एनजीओ के दबंगों की बात नहीं मानना अखिलेश कुमार को महंगा पड़ गया। किशनपुर में आउटसोर्सिंग के काम में लगे चौहान एजुकेशन सोसाइटी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर अमर कुमार यादव और लल्टू यादव ने अखिलेश कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। अखिलेश कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में आईएमई की 5 सदस्यीय टीम ने डीएम और एसपी से मिलकर अपना अल्टीमेटम सौंप दिया है।
जिले में आउटसोर्सिंग कंपनियों की दबंगई इतनी ज्यादा है कि पिछले 2 सालों से वो बिना टेंडर जिले के तमाम अस्पतालों में आउटसोर्सिंग का काम चला रहे। इसके फर्जी बिल का विरोध करने वाले सरेआम पीट दिए जाते हैं। त्रिवेणीगंज अस्पताल में बीते 4 महीने में 2 प्रभारी बदले जा चुके हैं। किशनपुर में प्रभारी चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसके एवज में हम लोग चाहते हैं वहाँ जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसको हटाया जाए और जिस पे जो कार्रवाई की जो मारपीट के उस पर सही कार्रवाई हो और ये करने होने पर तो 29 तारीख के बाद हम लोग आगे के लिए सोचेंगे, स्ट्राइक कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें जो फ्रेश टेंडर 19 के बाद 1 साल का शायद एक्सटेंशन था और फ्रेश टेंडर के लिए जो प्रक्रिया है शुरू नहीं हुई है। हम लोग उसको भी पुनः देख रहे हैं। अभी फिलहाल अगर एजेंसी के स्तर पे ऐसी कार्रवाई हुई है तो उस एजेंसी के अगेंस्ट तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ही। एक बार ये जो स्वास्थ्य सेवा है वो नियमित हो जाए तब हम लोग इस मामले की समीक्षा कर लेते हैं। और चलिए बात करते हैं रांची में बेखौफ जमीन माफिया के खेल की। राजधानी रांची में जमीन का खेल एक बार फिर चर्चा में है। गैर मजरूआ जमीन से लेकर पहाड़ और नदी तक की जमीन सुरक्षित नहीं है। हाल के दिनों में जमीन माफियाओं के साथ खादी और खाकी की तिकड़ी ने इस खेल को नया मोड़ दे दिया। न्यूज 18 की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसके आगे प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है। रांची में जारी है जमीन का खेल। सरकारी जमीन पर माफिया की नजर। माफिया खादी और खाकी की तिकड़ी बेखौफ। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। माफिया के आगे धारा 144 भी फेल। लगातार बढ़ती आबादी से अगर कोई चीज सबसे अधिक कीमती साबित हो रही है तो वो है जमीन। इस जमीन के लिए लोग मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं और बात अगर राजधानी रांची की हो तो जमीन के लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची रांची के कांके अंचल क्षेत्र में। यहां लॉ कॉलेज के ठीक पीछे की 25 एकड़ जमीन चर्चा में है। रिवर व्यू प्रोजेक्ट का खेल ऐसा है कि माफिया ने जुमार नदी पर भी अतिक्रमण कर लिया। ये इलाका कांके क्षेत्र का है और लॉ यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे का ये बड़ा सा प्लॉट 25 एकड़ के करीब का ये प्लॉट है। यहाँ से तस्वीर दिखाने की मंशा ये है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जुमार नदी का इलाका है और आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे इस जुमार नदी के आगे की ओर आप तस्वीर को निहारने की कोशिश कीजिएगा वैसे वैसे जुमार नदी संकीर्ण होता चला जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक वजह इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि कैसे नदी को मिट्टी के जरिए भरने की कोशिश की गई है। रिवर व्यू नाम दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। 25 एकड़ के करीब जमीन का ये बड़ा सा प्लॉट है। कहा जाता है कि इस प्लॉट में 2-3 तरह की जमीन है। पहला तो गैर मजरूआ, आप समझ सकते हैं कि गैर मजरूआ जमीन नहीं बिक्री की जा सकती है। जिस जुमार नदी का हम जिक्र कर रहे हैं, नदी की जमीन को भी आप किसी भी सूरत पर नहीं बेच सकते हैं। तीसरा, इस जो दीवार को आप देख रहे हैं ये BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये क्षेत्र है और उसकी जमीन को भी कहीं ना कहीं ये जमीन माफिया प्लॉटिंग करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन ये पूरा 25 एकड़ का प्लॉट 50 करोड़ की संपत्ति के तौर पर देखा जा रहा है और 5.5 लाख रुपए डिसमिल बेचने की तैयारी है। हालांकि जैसे जैसे इस प्लॉट को लेकर चर्चा तेज होती चली गई वैसे वैसे बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं, FIR भी दर्ज किए गए हैं। ACB भी लगातार इस जमीन से संबंधित मामलों को खंगालने में जुटी है। कमलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति
सबसे ज्यादा चर्चा में है और कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड वही है। बहुत तेजी के साथ जमीन का ये कारोबार कहीं ना कहीं जमीन माफियाओं के द्वारा सत्ता के संरक्षण की बात करें, अधिकारियों के संरक्षण की बात करें और वैसे तमाम सफेद पोश नेताओं की बात करें, जिसके सहयोग से फल फूल रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है। जरूर जांच चल रही है, लेकिन जांच कहां तक जाएगी और जांच का परिणाम क्या होगा, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। जमीन कब्जे का काला खेल रांची के हेहल अंचल क्षेत्र में भी जारी है। यहाँ माफिया खाकी और खादी की तिकड़ी जमीन के खेल में बिजी है और उनके सामने एसडीओ की ओर से लगाई गई धारा 144 भी कोई मायने नहीं रखता। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 144 लगाए जाने के बाद एसडीओ के द्वारा फिर भी काम चलता है। ये राजधानी रांची में जमीन कारोबार, जमीन माफियाओं की एक दबंगई कह सकते हैं। जो सामने तस्वीर है वो खाता नंबर 119 की है और प्लॉट नंबर की अगर आप बात करें तो 336 और 415, कुल 94 एकड़ का ये खेल इस वक्त चल रहा है। और कहा जाता है कि ये जो जमीन है, अगर हम पूर्व में जाएं तो दशरथ साहू और गणेश साहू के नाम से इसकी जमाबंदी की गई थी। हालांकि देवकी नंदन मिश्रा के द्वारा, और हम ये कहें कि जो बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, आपको उस बोर्ड पर ये नाम मिल जाएगा। हेहल अंचल का ये मामला है और बजरा मोजा है, लेकिन जो तस्वीर है, चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं कहती, और अगर किसी जमीन पर, किसी विवादित जमीन पर एसडीओ के द्वारा 144 धारा लगाया गया हो और बावजूद इसके आपको जमीन पर काम दिख जाए, तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राजधानी रांची के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। आला अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, जो झारखंड मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्हें ये सब कुछ पता है और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या राजधानी रांची में जमीन माफियाओं के खेल में हर किसी की सहभागिता है और हर कोई इस खेल में क्या शामिल है। अब न्यूज 18 की टीम पहुंची रांची में सिमलिया कठल मोड़ चौक के पास, जहां पहाड़ काटकर जमीन बेचे जा रहे हैं और इस काम में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जमीन माफिया की मदद कर रहे हैं। पहाड़ पर बने घर और जमीन की हो रही प्लॉटिंग के साथ स्थानीय लोगों के आरोप काले खेल की पुष्टि करते हैं। लॉकडाउन हुआ ना, वही समय आया था, तो कौन आदमी ने हम लोग नहीं पता है उतना, तो वही समय कोई बंद किया था, इसको बंद किया था, रोक दिया था। जैसे वो लोग आया और वो लोग बोला कि काहे रोकेगा, हम लोग है ना, हम लोग चालू करवाएंगे, वही समय से चालू हुआ है। पूरा एक ऊंचा पहाड़ जैसा पूरा प्लॉट था, जो अभी धीरे धीरे दिख रहा है कि वो प्लॉटिंग कर दिया सबने। और मेरा घर है पीछे जो बना है, हमारा रास्ता है, आने जाने के लिए हम लोग यूज करते थे, लेकिन क्या अब सारे बंद हो गए, हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है। बाइक स्कूटर भी निकाल सकते हैं हम, गाड़ी तो दूर की बात है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए हम ये इस बात की पड़ताल भी कर रहे हैं कि जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ पर भी लगातार पहाड़ का टूटना और नए घरों का बनना, ये दोनों ही चीजें जारी हैं। जिस जगह पर भी हम खड़े हैं, इस जगह के भी अगर ऊंचाई को देखें तो आपको नीचे से साफ तौर पे नजर आएगा कि हम कितनी ऊंची जगह पर हैं। और जो ठोस पूरी तरह से अगर हम कहें कि ये जो पूरा इलाका है, ये पथरीला इलाका है और पहाड़ी नुमा इलाके अगर हम कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। सामने भी जो आवास आपको देखने को मिल रहे हैं, वहां भी यही तस्वीर आपको साफ तौर पर समझ में आएगी कि किस तरह से यहाँ जो जमीन इस वक्त प्लॉटिंग करके जो तैयार की जा रही है, उसकी हकीकत क्या हो सकती है। तो लगातार हमने आपको 3 ऐसी तस्वीरों के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की कि किस तरह से राजधानी रांची के अंदर में अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो जमीन माफिया कैसे अपना पांव पसार रहे हैं, कैसे रातों रात या यूं कहें कि अब तो दिन में भी सरकारी जमीन कैसे बिक जाती है, कैसे गैर मजरूआ जमीन प्लॉटिंग करने के बाद
बेच दी जाती है, कैसे एसटी जमीन बहुत आसानी से उसकी जमाबंदी हो जाती है, ये सब कुछ हो पा रहा है, लेकिन सरकार और विभाग पता नहीं क्यों सो रही है या फिर वो भी इस पूरे खेल में शामिल है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।